गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एंड नमस्कार, जय श्री राम। चलिए कि तो हमने क्या स्टार्ट किया था भाई, रैंडम वेरिएबल स्टार्ट किए थे। रैंडम वेरिएबल में हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कर लिए थे, ठीक है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। और डिस्क्रीट रैंडम के बाद हमने क्या किया था, उसकी डिस्क्रीट रैंडम और कंटिन्यूस दो टाइप के होते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। जिसमें से डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कर लिए थे और इसकी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को कराया था, ठीक है। ओके, ठीक है। चलिए तो आज जो है एक टॉपिक बता रहा हूं जिसका नाम क्या है, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। ये है, होता क्या है, ये दोनों के लिए निकलता है, कंटिन्यूस के लिए भी निकलता है और डिस्क्रीट के लिए भी निकलता है और कंटिन्यूस के लिए भी निकलता है, ठीक है। लाइट नहीं है, अभी देखिए हमारा वैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं, कैलकुलस बचा हुआ है, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ क्या किया, लीनियर किया है, कैलकुलस बचा हुआ है। कैलकुलस में भी दो हैं, वेक्टर कैलकुलस अलग है और कैलकुलस एक इंटीग्रल कैलकुलस अलग है, ठीक है। अभी हमने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स खत्म किया है, इसके बाद न्यूमेरिकल बचेगा, तो फाइनल जाके जो है मैथ्स जो है कहीं ना कहीं तब खत्म होएगा, ठीक है। चलिए तो क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता क्या है एक्चुअल में, ये जो है जैसे आप लोग पहले पढ़कर मीडियन में जो पढ़ते थे ना, मीन मीडियन जो पढ़े हो आप लोग, मीडियन में हमने सीएफ कैलकुलेट करता था, वहां पर क्युमुलेटिव फंक्शन होते थे, यहाँ पर क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होते थे, ठीक है। दोनों एक ही चीज है। तो ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो। मान लो एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। लेट एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल, एनी रैंडम वेरिएबल, एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है। अगर एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है तो देन द फंक्शन जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, देन द फंक्शन कैपिटल एफ एक्स से डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एक्स बेस में, और इधर एक्स लिखा जाता है। और ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, वहां तक की प्रोबेबिलिटी जहां पर कैपिटल एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू होती है एक्स के, ये चीजें अंतर होती है। एक्चुअल में ये प्रोबेबिलिटी ही है, लेकिन एक्चुअल में देखो क्या है, ये वहां पर हमने पहले पढ़ चुका था ना, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल ए, एक्स इक्वल टू, ऐसा करके कैलकुलेट करना। यहाँ पर क्या है, एक्स और एक्स से छोटे सभी तक की प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैपिटल एफ एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। जहां पर ये एक्स का मान क्या होता है, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्लियर है सभी बच्चों को? अभी एग्जांपल से दूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता क्या है, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल से अच्छे से समझो,
मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, अगर मैंने कहा x एक रैंडम वेरिएबल है, तो रैंडम वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या निकालते हो, प्रोबेबिलिटी निकालते हो, x इक्वल्स टू a, ऐसा प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। x लिखते हैं जनरली स्मॉल x, और ये कोई क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकलेगी। यहाँ पर हम कैपिटल एफ एक्स निकालेंगे, और कैपिटल एफ एक्स का स्मॉल x की वैल्यू क्या बनेगी, इसी को बोलते हैं क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो मैंने रैंडम वेरिएबल चूज किया 1 2 3, 1 रैंडम वेरिएबल है, 2 रैंडम वेरिएबल है, 3 रैंडम वेरिएबल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी, मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/4, 1/4 और 2/4 लिख देता हूँ, यानी कि 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है। सॉल्व करके देखो, ये तभी प्रोबेबिलिटी बनेगा भाई, रैंडम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी तभी बनेगा जब इसका सम कैसा होता है, 1 आता है। तो ऐड करके देखोगे तो कितना, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 कितना होता है, ये 2/4 मतलब 1/2 प्लस 1/2, हाफ और हाफ मिलके 1 हो गया। तो ये जो है आपका कौन सा होता है, जो हमने पढ़ा था ना, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, वो बन गया ये। अब यहाँ पर इसकी इसकी ये क्या बनेगा, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, लाइक ऐड करना है बस, ये पूरे x लेस देन इक्वल x, जैसे मान लो ये x है, x के लिए 1 तक क्या होगा, सिर्फ यही है, जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वही इसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी। लेकिन 2 के लिए जब देखोगे तो यहाँ पर 2 है, तो 2 का मतलब क्या हो गया, 2 और 2 से कम तक सभी का सम करना पड़ेगा, यानी कि 1/4 प्लस 1/4, यानी कि इसको यहाँ लिख दो, 1/4 प्लस 1/4 यहाँ करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, अब फिर 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। बात आई समझ में? इसका मतलब अगर जैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे ना CF, फर्स्ट वाले एलिमेंट को यहाँ लिख दो, फिर इसको जोड़ के इसको इसके साथ ऐड करके यहाँ लिख दो, फिर इसको इसके साथ ऐड करके यहाँ लिख दो, बात एक ही चीज है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, पहला 1/4 आएगा, फिर इन दोनों का सम यहाँ आएगा, फिर तीनों का सम यहाँ पर आएगा, ऐसा, ठीक है। लाइन से बैकवर्ड पूरा सम कंप्लीट, जहां तक नंबर दिया हुआ है उसकी वैल्यू तक का सम करना है। जैसे मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर मैं बात करूं भाई, प्रोबेबिलिटी, ये जो फंक्शन है कौन सा, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x ओवर, यहाँ पर लिख दिया मैं x का मान इक्वल 3 के लिए बोल दिया, ये ठीक है, एफ एक्स के लिए लिख दिया हूँ। यहाँ पर मैं बोलूंगा 3 के लिए बताओ कितना होगा, तो 3 के लिए का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ 3 पुट कर दिया, तो 3 की वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगी, और यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ लिखा जाता है, ठीक है, f3 ओवर x ऐसा लिखा जाता है। इसका मतलब क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और x का मान लेस देन इक्वल 3 तक का, तो लेस देन इक्वल 3 तक का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 2 तक की प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 3 तक का, इसका मीनिंग ये होता है। और 1 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 के लिए प्रोबेबिलिटी है 1/4 है, ये जो है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 1, टोटल आ जाएगा, इसका सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ है, यस या नो? और मैं यहाँ पर थोड़ा सा नोटेशन इसका रॉन्ग लिख दिया हूँ, नोटेशन बस ध्यान देना है। यहाँ पर जो है क्या होता है, स्मॉल, यहाँ कैपिटल एक्स होता है, यहाँ स्मॉल एक्स होता है, ठीक है, ये चीजें ध्यान देना, कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स। तो यहाँ पर जो है क्या होता है, कैपिटल एफ बेस में एक्स, यहाँ पर स्मॉल एक्स की वैल्यू 3 मैंने दिया, 3 देने का मतलब क्या हो गया, 3 से छोटे तक की प्रोबेबिलिटी का सम। क्लियर हुआ? अगर यहाँ पर 5 लिख दिया तो मतलब 5 शुरू से लेके 5 तक की प्रोबेबिलिटी का सम टोटल होता है, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल एक्स क्या होता है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, यहाँ पर वेयर एक्स क्या होता है भाई, वेयर स्मॉल एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके पूरा इन्फिनिटी तक होती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वो जो डिपेंड करता है कि रेंडम वेरिएबल में क्या क्या है, तो जितने दिए हुए वहां से तक का सम करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है, आइए इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी ऑफ क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि जो कैपिटल एफ होता है, ठीक है, इफ कैपिटल एफ कैसा है, एफ इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एफ इज अ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, शॉर्टकट में लिख दिया सीडीएफ है। अगर एफ ऐसा कोई फंक्शन है और स्मॉल ए से बड़ा वैल्यू कौन है, बी है, देन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर इनकी वैल्यू कितनी आएगी, देन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है ए से लेस देन एक्स लेस देन बी। देखिए अब तक हमने जो प्रोबेबिलिटी बताया था वो किसके लिए बताया था, एक पॉइंट के लिए बताते थे, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, मतलब ये चीजें बता रहा है, यहाँ पर स्टार्टिंग होगा जो भी होगा, तो यहाँ पर कहीं ए है, यहाँ पर कहीं बी है। अभी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं वो किसके लिए है, किसी इंटरवल के लिए, ठीक है। तो ये जो है इंटरवल है, एक्स का मान ए और बी के बीच में, तो ये इंटरवल है और इसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि यहाँ तक के लोगों के बीच की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो इतना कैलकुलेट करने का फायदा कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। कौन सा फंक्शन बोलते हैं, कैपिटल एफ एक्स ओवर इसका लास्ट का, अगर मैं बोलूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का सम कर लो, उसको ये बोलते हैं कैपिटल एफ एक्स क्या होता है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का सम कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या कर दो, माइनस कर दो किसको, कैपिटल एफ एक्स ओवर किसको, ए के लिए, यानी कि यहां से लेके यहां तक का। अगर मैं इस टोटल में से इसको माइनस कर दूं तो ए और बी के बीच की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, दैट्स इट। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ए माइनस बी की वैल्यू अगर निकालनी हो तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एफ एक्स ओवर बी, ठीक है, माइनस ये चीजें। और अगर आप चाहो तो इसको और अगर एक्सपेंशन कर सकते हो तो पहले थोड़ा सा ये भी लिख सकते हो आप, देखो मैं सिखा रहा हूं। इस चीज को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीजें, एक्स का मान लेस देन इक्वल से लेके कहां तक का, बी के लिए में माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का मान लेस देन इक्वल ए के लिए। और इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल एफ एक्स ओवर बी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी प्रोबेबिलिटी। और अभी जस्ट मैंने यही बताया, देखिए ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ओवर एक्स का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एक्स ओवर एक्स मतलब सभी तक का सम, ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एफ एक्स बोलते हैं एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक्स लिखा है इसलिए एक्स लिखा है, यहाँ पर कैपिटल एफ एक्स बेस में लिख दिया ना, तो ये चीजें इसका मतलब होता है। तो अभी जो यहाँ पर आओगे देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल बी का मतलब, और ये हो गया एफ एक्स भी, और इसका मतलब हो गया एफ एक्स। क्लियर हुआ। तो ये चीजें आपको समझनी है कि भाई अगर हमको किसी इंटरवल के बीच की प्रोबेबिलिटी निकालने बोलेगा तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये चीजें आपको ध्यान देना है, ठीक है। कल लाइव का पूरा हुआ है 2 घंटा, मेरे ख्याल से 2 ढाई 3 घंटे का हुआ है, कुछ 2.5 घंटे का कुछ आसपास रिकॉर्डिंग हुआ है। पहले 1 घंटे हुए हैं क्लासेस का, उसके बाद जो है इसमें ऐप में अभी नहीं हुआ है, वो यूट्यूब में ही मिलेगा, ठीक है, उसको ऐप में मैं डाल दूंगा। कैपिटल एक्स क्या होता है वो लिखना पड़ता है, कैपिटल एक्स मीन्स ये, ध्यान से देखो कैपिटल एक्स का मतलब क्या होता है, ये कैपिटल एक्स है, तो ये इस कैपिटल एक्स बोलते हैं, और ये जो वैल्यू है इसको स्मॉल एक्स बोलेंगे। एक एक वैल्यू जब आप डालोगे तो उसको स्मॉल एक्स बोला जाता है। कैपिटल एक्स मीन्स सभी, और स्मॉल एक्स मतलब उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है। तो कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स लिखने का मतलब होता है एक्स मतलब इस रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किसकी वैल्यू निकाल रहा है, 1 के लिए, ये चीजें निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें मिट कैसे गई है, ओके। यहाँ पर क्या क्या था, 1/4 था, 1/4, 1/4 और 1/2 लिए थे हमने।
मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा, उसका टेंशन मत लो, कल परसों तक मैं उसका अपलोड कर दूंगा। बहुत बड़ा है ना एक्चुअल में, मैक्सिमम जीबी का उतना थोड़ा डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें समझ गया। पहली प्रॉपर्टी कि अगर f कोई कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और a से बड़ा अगर b है, तो प्रोबेबिलिटी अगर a और b के बीच में, ऐसे a और b के बीच का अगर फाइंड करना हो तो हम इसका यूज करके कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल b, टोटल यहां से लेके यहां तक के में से इतना माइनस कर दोगे तो a और b के बीच की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये चीजें नॉर्मल है। चलिए ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। अगर हम बात करें सेकंड प्रॉपर्टी की, तो सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कभी भी ये जो फंक्शन होता है, ये जो कैपिटल एफ एक्स होते हैं भाई, इस कैपिटल एफ एक्स का मान हमेशा क्या होता है? 0 या से बड़ा और 1 से छोटा होता है। बात आई समझ में? इसका मान क्या होता है? 0 और 1 के बीच में ही होता है, ये कभी भी माइनस में नहीं होते हैं। और दूसरा चीज हमेशा ये कैसा होता है? बढ़ते क्रम में होते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसका लोअर कितना होता है, मिनिमम कितना होता है? लोअर मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं? लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी तक के लिए एफ एक्स का मान कितना होने वाला है? इसका आंसर जो होने वाला है 0। और इसी को कुछ और नहीं, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी पर भी बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन की माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू कितनी होती है? 0 मिनिमम। और मैक्सिमम की बात करेंगे तो लिमिट लगाओ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर कैपिटल एफ एक्स पर अगर हम बात करें तो इसका आंसर कितना आने वाला है? 1। और इसी को हम क्या बोलेंगे? एफ ऑफ इन्फिनिटी बोलते हैं। क्योंकि रेंज जो है डिफाइन होता है कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी पर कितना देगा? माइनस इन्फिनिटी से कितना देने वाला है? आंसर जो है 0 देगा। और इन्फिनिटी पर बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। ये दो प्रॉपर्टी तो ये हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर a से बड़ा b है, इफ, ध्यान से देखो, a से लेस देन इक्वल b है, अगर ऐसा a जो है लेस देन इक्वल b है, तो दिस इंप्लाइज, इसके करस्पॉन्डिंग जब हम कैलकुलेट करेंगे एफ एक्स ओवर a के लिए निकालूंगा तो ये भी छोटा ही होगा किससे? एफ एक्स लेस देन इक्वल b के लिए। पूछो कैसे? एक पूछो कैसे? a का मान बोल रहा हूँ b से छोटा है। आओ इस टेबल में देखो, ये जो है छोटा है, ये जो है छोटा है, दिख रहा है? ये सारे जो है लेस देन इससे, तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी इससे क्या होगी? यहाँ पर एफ एक्स का मान देखो, ये छोटा ही है, ये हमेशा स्मॉल है। फिर तो ये b का मतलब क्या होता है? मेरी बात को ध्यान से समझना है। यहाँ पर इस b का मतलब जब हम एफ एक्स भी निकालेंगे तो ये पूरे एलिमेंट यहाँ तो है ही है, इसके पास एक्स्ट्रा कुछ और होगा, क्योंकि ये तो है शुरू से लेके, स्टार्टिंग से लेके का सम होता है ना। ठीक है, ये चीज का मतलब क्या होता है? पूरा, उसमें पूरे तक का सम होता है। और ए मतलब इसमें बी वाला सम नहीं है, पीछे तक का सम है। तो जाहिर सी बात है बी वाला क्या होगा? बड़ा होगा। तो अगर ए से बड़ा बी है तो एफ एक्स ओवर एफ एक्स रैंडम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ए की का फंक्शन और बी के फंक्शन में कंपैरिजन करेंगे तो बी वाला जो है बड़ा मिलेगा। हम्म, चौथी प्रॉपर्टी देखिए, चौथी प्रॉपर्टी ये होती है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि कैपिटल एफ एक्स का स्मॉल एक्स, ये जो फंक्शन है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वो ऑलवेज क्या होता है? इज ऑलवेज, क्या बोलते हैं उसको? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमेशा क्या होता है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। वाई? ऐसा क्यों? आपको दिख रहा होगा, कभी भी ये जो है फंक्शन क्या होता है, ये चीज क्या होता है? शुरू तक का सम, एक पहले फर्स्ट नंबर का सम, सेकंड में शुरू के लो का सम, फिर थर्ड का सम। तो ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो सम करते जा रहे हो, इसका मतलब ये हमेशा क्या होती है? इंक्रीज करते जाती है। तो शुरू में कम होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो मैं ये क्या, बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जाते हैं। और मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? यहाँ पर 1 आनी है, 1 से बड़ा कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमेशा मोनोटोनिकली कैसा होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये याद रख लेना। पांचवा, अगर पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स इक्वल वे पर, तो इसका मीनिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे अब? क्योंकि यहाँ तो इंटरवल में दिया हुआ है, यहाँ तो सारा चीज इंटरवल में रहेगा, ए से लेस देन बी का मतलब, तो ये की चीजें कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमको ये चीजें निकालने का ट्रिक ये है कि प्रोबेबिलिटी निकाल लो एक्स लेस देन इक्वल ए, पूरा ए तक का, उसमें माइनस कर दो किसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन
किसको? ए को। बात समझे? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ए तक के लोगों की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसमें से ए से माइनस कर दो तो बचेगा कौन? सिर्फ ए वाला तो है। देखो ये यहां से लेके यहां कहीं ए है, तो यहां से लेके यहां तक का सम कर लो, और फिर उसमें से इसको छोड़ के इससे कम का माइनस कर दोगे तो वापस ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स इक्वल ए पर अगर कैलकुलेट करनी होगी तो एक्स का मान क्या करना है? लेस देन इक्वल ए, और माइनस करोगे लेस देन ए, दोनों में चीज का माइनस कर दोगे तो ये जो है आपको प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको पी ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं भाई? याद रख लो, पी ऑफ एक्स का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर फंक्शन कैलकुलेट करनी हो एक्स इक्वल ए पर तो क्या करेंगे? एक्स लेस देन इक्वल ए माइनस कर देंगे ये चीजें। तो ये 5 प्रॉपर्टी थी, आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स को देखो। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1, सपोज एक रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल एक्स, रैंडम वेरिएबल x assumes the value, और वैल्यू क्या क्या गिवन है वो दे दो, मान लो -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये वैल्यू गिवन है आपके पास, ठीक है, 1 2 3 तक का। क्या बोल रहे हो सर? 3 वाली एक बार एक्सप्लेनेशन, थर्ड वाला, थर्ड वाला, चलो ठीक है। क्या लिखा है थर्ड वाला? बोलता है अगर ए से बड़ा बी है तो जो है कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ ए की, और बी में देखोगे तो बी वाला बड़ा ही होगा ना, बी वाली क्या होगी? बड़ी होगी। लाइक एग्जांपल इधर देख लो, अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी में बोलूंगा कि एफ एक्स ओवर 2 की प्रोबेबिलिटी और एफ एक्स और 3 का जो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा है, दोनों में बड़ा कौन होगा? भैया 2 तक का तो मतलब 2 तक का सम है, 3 में तो 2 का सम तक भी रहेगा और एक्स्ट्रा 3 वाले को भी जोड़ना है, तो ये बड़ा ही होगा, जाएगा ना। दिख रहा है ये कितना है? 1/2 है, और ये कितना है? 1 है। दोनों में बड़ा कौन है? ये है। तो आपको पता है 2 और 3 में बड़ा भी कौन था? 2 और 3 ही बड़े थे। तो आपको यहीं से दिख रहा है लॉजिक, यहाँ तक का सम और फिर उसके नीचे वाले का सम, तो ये बड़ा हो जाएगा ना। तो इसका मतलब, क्योंकि ये इसको हम क्या कर रहे हैं? ऐड करते जा रहे हैं। बात समझ रहे हो? एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स कुछ और नहीं, जितने तक यहाँ नंबर बोले उतने तक का सम। अगर मैं यहाँ 3 लिख दिया तो तीनों का सम, 2 लिखूंगा तो सिर्फ 2 का सम लिखना है, 1 लिखूंगा तो सिर्फ 1 का सम, ऐसा। तो 1 मीन्स 1 का सम, 2 मीन्स 2 का सम, 3 मीन्स 3 का सम, ठीक है। अगर ये 10 होते तो 10 टर्म होते हैं, अगर यहाँ 9 लिख दिया मतलब 9 तक का सम, 10वें वाले में 10 तक का सम, तो जाहिर सी बात है वो बड़ा होगा ना, लार्ज होगा, ठीक है। इस वजह से कभी भी अगर नंबर से है तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमेशा कैसा होता है? बड़ा ही होता है। तो यहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल x है, एज्यूम्स क्या क्या गिवन है इसकी वैल्यूज जो है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, सच दैट कई बच्चों के मन में आता है कि सर वैल्यू माइनस में कहाँ हो सकती है? अरे भैया वैल्यू माइनस हो सकती है, रैंडम वेरिएबल माइनस में हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस नहीं होती कभी भी, ठीक है। ये चीजें नोटिस करना। मान लो आपने कोई चीज कर रहे हैं और कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें वैल्यू माइनस में आ रही है तो क्या दिक्कत है? माइनस भी तो आ ही सकता है ना। मान लो अगर मैं बोलूँ कि जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, कोई नंबर ले लिया, उसका सम मैं बोलूं, उसका सम क्या क्या हो सकता है? तो हो सकता है उसका सम जो है माइनस में भी आ सकता है। तो रैंडम वेरिएबल माइनस हो सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कभी नहीं होती। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज होती है तो 0, या नहीं होती है तो उससे बड़ी होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस नहीं होती। रैंडम वेरिएबल आप चूज कर सकते हो, जैसे किसी की हाइट हो गई, या किसी का ले सक हाइट भी मान लो पॉजिटिव ही होता है। अगर ऐसा कुछ ले ले, जैसे मार्क्स ले ले, है ना, मार्क्स ले ले निगेटिव। मान लो कोई एग्जाम है, कि कई बच्चे नहीं समझ पा रहे, उनके लिए बता रहा हूं मैं। मान लो कोई एग्जाम दे रहे हो, चलो आप अपने ही एग्जाम ले लो, गेट का एग्जाम दे रहे हो, और गेट में निगेटिव मार्क्सिंग होता है, तो सामने वाले ने पूरे निगेटिव मार्क्स को टिक किया है और मैं बोलूं मार्क्स आना,
मार्क्स आना रैंडम वेरिएबल है, तो मार्क्स तो -3 भी आ सकती है किसी की, -2 भी आ सकती है, -1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। दिस इज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल मतलब जो जो नंबर आ सकते हैं, मार्क्स क्या क्या आ सकता है वो पॉसिबिलिटीज को लिख दिया, तो माइनस हो सकता है, रैंडम वेरिएबल जो है माइनस हो सकता है, बट इनकी प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। यहाँ तक के क्लियर है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। इसने क्या बोल रहा है कि ये जो दिया हुआ है सच दैट इस प्रकार से है कि इनके कुछ बीच रिलेशन दे दिया हुआ है। पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ दी हुई है एक्स की, ये प्रोबेबिलिटी मींस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक्स इक्वल 3, इस चीज को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़कर आए थे, ठीक है। 3 थी, उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दिया हुआ है। तो एक्स इक्वल -3 का इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल -2 का, इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल -1 का। ये तीनों आपस में इक्वल है। उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 0 का मान क्या है, ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल 0 और इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कि 0 से कम और 0 से बड़े तक के इक्वल के बराबर है कौन, ये एक्स इक्वल 0 की वैल्यू। और बोलो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का मान इक्वल है 1 की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए आपस में क्या है, इक्वल है, इन सब का इक्वल है। अगर ऐसा है तो ऑब्टेन करना है आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, और इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी mass function, probability mass function and its distribution function. Distribution function means distribution function बोलो या फिर कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बात एक ही है, ठीक है। CDF भी बोलते हैं। चलो, क्या कोई ट्राई कर सकता है, कोई इस चीज को सॉल्व कर सकता है, बता सकता है कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ये वैल्यू रैंडम वेरिएबल सामने ने दे दिया हुआ है, ये कुछ कंडीशन दिया हुआ है, इसका 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 आंसर सेम है, इसका आंसर सेम है, तो सबके करस्पॉन्डिंग सबकी मेरे को क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है, ठीक है, और मास फंक्शन बताना है। क्या कोई कोशिश कर सकता है, ट्राई कर सकता है, कैसे होगा। क्या कोई ट्राई कर सकता है, यस या नो, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या कोई ट्राई कर सकते हो, इसको कैलकुलेट करना हो, कंडीशन के हिसाब से बना सकते हो क्या कोई, तो बताओ। बताओ भाई, कोई ट्राई कर सकता है, एनीबॉडी solve this question। चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है।
चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमको इसके करस्पॉन्डिंग बस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और इन सब की वैल्यू बतानी है, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या एक वो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताना है। ठीक है, यही चीज बताना था, दो ही चीज बताना है। तो पहले आपको इनकी वैल्यू कुछ तो बतानी पड़ेगी ना। ये तीनों बोल रहे हैं आपस में इक्वल है, ठीक है, जो इक्वल है उनको एक नया नाम दे दो। मान लो सॉल्यूशन, देखो लेट कर लो, इनको क्या नाम दे दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल, जो जो थ्री इक्वल हैं इनको, या फिर ये वाला एक्स इक्वल -2 वाला, -3 वाला, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल -1 वाला, ये सब इक्वल है तो इनको एक नया नाम दे दो स्मॉल एक्स। तीनों तो सेम है ना, सेम है तो इनको एक स्मॉल एक्स नाम दे दो। और बोलो ये वाला एक्स इक्वल 1, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल 2, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इक्वल 1 2 3 के लिए इसको नया नाम दे दो y। ये भी इक्वल है आपस में तो इसको x और y नाम दे दिया। ठीक है, अब ये जब x और y हो गए तो क्या कर सकते हैं भाई, बोलो। ठीक है, तो बता सकते हो इसका कितना होगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0 का मतलब क्या हो गया, कैपिटल X इक्वल 0 का मतलब क्या हो गया, बोलो। x इक्वल 0 का मतलब बोलता है 0 से लेके सभी का, और या 0 से बड़े का मतलब ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल 0। होगा कि नहीं होगा, देखो भाई इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब क्या समझ, 0 का मतलब क्या होता है 0 से छोटा तक का सभी की प्रोबेबिलिटी, तो 0 से लेस देन तक की सभी की प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पर ये एक्चुअल में बोलना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है -3 का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल -2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल -1, इन सभी का सम बोल रहा है ना। 0 से लेस देन मतलब -2 -1 -3 इन सभी का सम बोल रहा है। अच्छा इसका सम कितना है बोलो भाई, इसका आंसर कितना, हमने क्या नाम दिया, ये तीनों क्या है, x तो है, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, एवरेज कितना आया, टोटल 3x आया। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल कैपिटल X इक्वल 0 का मतलब क्या हो गया 3x। और क्या हो सकता है साथ में, ये भी तो बोल रहा है एंड ये भी तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल 0 का मतलब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल 0 भी है। तो 0 से बड़े का भी सम कितना होगा, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 तक का सम, समझ पा रहे हो। तो 1 2 3 का सम जब करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 1 बोलना प्लस प्रोबेबिलिटी, पहले ये चीजें पता जो कंडीशन दिया उनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा ना। सॉल्व करने पर कुछ आइडियाज हो जाएंगे, ये y है, ये भी y है, ये भी y है, तो ये कितना आ जाएगा 3y है। क्योंकि ये दोनों इक्वल तो हैं, ये भी दोनों तो इक्वल ही है भाई, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या, ये भी x इक्वल 0, ये भी x इक्वल 0 है, तो इन दोनों इक्वेशन से इक्वेट करोगे तो एक नया रिलेशन मिलेगा। देयरफॉर क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से 3x इक्वल हो गया 3y के, यहाँ से 3 3 कट गया और x इक्वल y मिल गया। x इक्वल कितना मिल गया बेटा, y मिल गया। यहाँ तक आगे सबको समझ में ये चीजें क्लियर हुई है कि नहीं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तीनों इक्वल है, मैंने इसको नया नाम दे दिया x, ये भी तीनों आपस में इक्वल है, इसको नया नाम दे दिया y। क्योंकि बीच वाला जो बोलता है वो x इक्वल जो है ये इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो हमने क्या किया है, इस पहले लेस देन इक्वल 0 का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल 0 मतलब 0 से छोटे तक का सभी का सम। प्रोबेबिलिटी कैसे निकल, सबको जोड़ दो, जोड़ा तो 3x मिल गया। फिर बोलते हैं 0 से बड़े लोग का भी के भी बराबर होता है, तो 0 से बड़े को हमने y नाम दिया था, तो सबको ऐड किया तो y आया, इसको जोड़ दिया तो कितना मिल गया 3y मिल गया। चूंकि ये भी x इक्वल 0 की प्रोबेबिलिटी, ये भी x इक्वल 0 की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ से क्या समझ में आता है, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। इक्वल होने चाहिए तो इक्वल होने चाहिए मतलब सॉल्व कर दिया। कहाँ दिक्कत है ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, क्या कर रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है ना भाई 3 केस दिया हुआ है, 3 कंडीशन, ये आपस में इक्वल है, कितना है पता नहीं, अपन में हमने क्या नाम दे दिया, x नाम दे दिया। तीनों का सम मान लो जो है कुछ भी ले लो, आप x ले लो, हमने x ले लिया। सेकंड वाला भी छोड़ दो, थर्ड वाला क्या बोलता है, ये तीनों आपस में इक्वल है, तीनों इक्वल है तो इसको नया नाम दे दिया, y नाम दे दिया। अब बोलो भाई, अब ये बीच वाला क्या कहता है, 0 का मतलब बोलता है ये इसके इक्वल है, और ये का मतलब क्या होता है, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, 0 से छोटे, ये 0 से छोटे सभी तक का सम करना पड़ेगा। यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, सभी को जोड़ा जाता है ना, छोटे तक का मतलब सभी को जोड़ना है, ऐड करना है, सभी को ऐड करोगे, 0 से छोटे तक का सभी का सम, तो 0 से छोटा कौन है, बोलो बोलो भाई। 0 से छोटा मतलब 0 से छोटे तक का सभी का सम करोगे तो आपको कितना मिलेगा, छोटे से तक 3 -3 -2 -1 को हमने x नाम दिया है, तो सबको जोड़ोगे तो 3x मिलेगा। अच्छा 0 से जब बड़ा देखोगे तो 3y मिलेगा, तीनों को जोड़ोगे तो दोनों को इक्वेट करोगे तो कहीं ना कहीं 3x इक्वल y से ये इक्वल होगा।
तो अब ये पता चल गया कि एक्स और वाई आपस में इक्वल है। ये क्या पता चल गया भाई, एक्स और वाई आपस में इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या हो गया यहाँ से, अब ध्यान से सुनो, मतलब हमने ये जो एक्स माना है और ये वाई माना, मतलब सेम है, मतलब इनका सभी का जो भी आंसर है वो और इसका आंसर जो भी है वो दोनों सेम है। इतना आया समझ में, मतलब मान लो इसका आंसर 10 है तो इसका भी आंसर 10 ही होगा। तो हमको एक चीज प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, वो तभी बनेगा ना जब सभी का सम क्या होता है, 1 होता है। ये हमने भी पहले भी पढ़ लिया है, मतलब -3 का सम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल -2 का सम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल -1 का सम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 0 का सम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 1 का सम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 2 का सम और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 3। इन तब सभी के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर ही होता है। याद करो, बताया था, ये रूल सिखाया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में। अच्छा, इसका आंसर हमने x माना था, इसका भी आंसर x माना, इसका भी आंसर हमने x माना, इसका आंसर हमने 3x माना। अच्छा, इसका आंसर y था, इसका भी आंसर y, इसका भी आंसर y, तो y और x तो आपस में इक्वल है, तो उसको भी x से ही लिख सकते हो। समझ पा रहे हो, लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो ऐसा, y प्लस y इक्वल 1, बट y और x तो इक्वल है आपस में, सब x बन जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई, ये 3x हो गया, ये भी कितना है 3x है, और ये भी y ये 3y को 3x बोल दो, बात एक ही चीज है। 3 3 6 3 3 9, 9x किसके बराबर आया बेटा 1, यानी x बराबर कितना गया 1/9। और चूंकि x और y इक्वल है, इसका मतलब y भी कोई और नहीं, y का मान भी 1/9 ही होगा। आया समझ में सबको, यस या नो की नहीं, जल्दी बताओ। ये रूल है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, रूल है वो तभी होती है, एक तो सारे जीरो से बड़े होते हैं, दूसरी चीज की सभी का सम 1 होता है, तो सभी का सम 1 लेके चलोगे तो आपको यहाँ से x और y की वैल्यू मिल जाएगी। क्या यहाँ तक आया सबको समझ में? अगर आ गया तो फिर देखें नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग। यहाँ रैंडम वेरिएबल x लिखा और इसके करस्पॉन्डिंग हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी कि नहीं करी, और हमको कैपिटल Fx कैलकुलेट करना है बोल रहा है। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोला फाइंड करने के लिए। इतना इजी सवाल था, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए भाई, अदरवाइज थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा कहीं ना कहीं आपसे। ठीक है, चलिए आ जाओ इस पर। सबसे पहले बताओ रैंडम वेरिएबल कौन कौन से थे, तो -3 था, -2 था, -1 था, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो x इक्वल x मींस x इक्वल -3, तो x इक्वल -3 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी माने थे आपने, x तो माना था। यहाँ एक्चुअल में कीड़े उड़ रहे हैं शायद, जिस वजह से वो सारे लोग टच करते जा रहे हैं तो लाइन खिंचाते जा रहा है। हाँ भाई, यहां से यहां तक का तो तीनों इक्वल थे, तीनों को हमने x नाम दिया था, और x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू हमने निकाला है 1/9, इसका मतलब ये भी सेम था, ये 1/9 आएगा, ये भी 1/9 आएगा, ये भी 1/9 आएगा। जीरो की प्रोबेबिलिटी के लिए हमने 3x बताया था, कितना बताया था 3x, तो 3 इंटू एक्स मीन 3/9। 1 के लिए फिर y मतलब 1/9, 1/9, 1/9। क्या सबको समझ में आ गया ये चीजें, यस या नो जल्दी बताओ, यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई सबको, तो फिर आगे बढ़े। -3 को x माने थे और x की वैल्यू 1/9 है तो 1/9 हो गई, -2 को भी x माने थे तो 1/9, और -2 का भी 1/9, और इसका कितना होगा 3/9, क्यों 0 के लिए हमने 3x निकाला था तो 3/9 हो जाएगा। फिर 1 का कितना निकाले थे, 1 का 1/y था, y की वैल्यू 1/9 है। 2 का भी कितना निकलेगा 1/9 होगा, और 3 का भी कितना होगा 1/9 होगा। यहाँ तक आ गया होगा सबको समझ में। यहां से बताना है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का रूल क्या था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का रूल सिखाया था ना, सारे का सम 1 ही होता है, याद करो, बताया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जितनी प्रोबेबिलिटी निकलती है सबको जोड़ोगे तो 1 ही आना चाहिए। तो भाई इसका आपने x माना, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल थे, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x हो गया। 0 का आपने 3x निकाला था, 3x लिखा, ये इसका y माने थे,
तो वाई 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 लिख दिया। चूंकि वाई और एक्स तो इक्वल है तो इसको वाई बोलो या एक्स बोलो, बात एक ही है। इसको भी 3x, ये भी 3x, ये भी 3x हो गया। 3 3 6 3 3 9 हो गया 9x। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 1/9 मिल गई। एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई? 1/9 मिल गई। तो वाई भी कितना होगा? 1/9 होगा। और जब एक्स और वाई मिल गया, ला के टेबल बना लो। टेबल में क्या करना है भाई? प्रोबेबिलिटी एक, ये एक्स रैंडम वेरिएबल है और इसके करस्पॉन्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटी है। कैपिटल एक्स है -3 है, तो -3 के लिए हमने क्या लिखा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल -3। और ये कहीं ना कहीं किसके बराबर था? एक्स के बराबर था, क्योंकि सभी को हमने एक्स नाम दिया था। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1/9। ये भी 1/9, ये भी 1/9 बन जाएगा। जीरो का कितना निकाले थे? ये तो देखो, जीरो के लिए हमने 3x निकाला था, तो एक्स की वैल्यू 1/9 है तो 3/9 हो जाएगा। फिर 1 के लिए y था, y की वैल्यू 1/9 है। क्या बोल रहे हो? 3y भी तो 3y था तो ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाले रिलेशन से क्या दिख रहा है? y और x तो आपस में इक्वल है ना, तो जहां जहां y है वहां वहां x डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर यहाँ पूरे में y डालो या सब जगह x डाल दो, बात एक ही है। y और x तो आपस में बराबर ही है ना, तो y लिखो या फिर x लिख दो, बात एक ही है। तो यहाँ पर 3y था, उसको 3x लिख दिया। y 3y होता है, 3y को 3x लिख दोगे, क्या बुरा है? 3y बराबर 3x लिखा तो है, 3y बराबर 3x। तो ये भी 3x हो गया, ये भी 3x हो गया, ये भी 3x हो गया, जोड़ा तो x की वैल्यू मिल गई। और जितनी x है उतनी y होगी। उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी जो जो था, ये x है, ये x है, ये x है, ये 3x है, ये y है, ये y है, ये y है, सबकी वैल्यू ला के रख दी है। अब क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है भाई? ये जैसे CF बताया था तो था, आप लोग को जैसे CF कैलकुलेट करनी है, जस्ट वैसे ही है। कैसे CF कैलकुलेट करते थे? पहला वाला 1/9 लिखते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखते हैं, या इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखो, बात एक ही है। 1/9 1/9 2/9 हो जाएगा। फिर ये जोड़ोगे तो 3/9 हो जाएगा। 3/9 3/9 6/9 हो जाएगा। 6/9 और 1/9 7/9 हो जाएगा। 7/9 1/9 8/9 हो जाएगा। और 9/9 8/9 और 1/9 जोड़ोगे 9/9 हो जाएगा, कहीं ना कहीं 1 हो जाएगा। तो यही तो सिखाया था, जो सबसे टॉप वाला सबसे बड़ा होता है उसका आंसर ज्यादा से ज्यादा 1 ही हो सकता है, 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। यस या नो, जल्दी बताओ भाई। क्या सबको क्लियर हो गया ये चीजें? तो इन शॉर्ट हम लोग इसको शॉर्टकट में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इस कैपिटल एफ एक्स को हम लोग शॉर्टकट में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलो या कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बात एक ही है। ठीक है। आया यहाँ तक सभी को क्लियर है? रुको देखता हूँ कोई क्वेश्चन मिलता है ऐसा तो दे देता हूँ।
ऐसा तो और कोई क्वेश्चन तो अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है, देखते हैं अगर मिलता है तो वैसा और बता देता हूँ मैं, ठीक है। क्या बोल रहे हो, x इक्वल 0 बराबर 3x, ठीक है। और x के जगह पे 1/9 पुट कर दिया, हाँ x की जगह 1/9 पुट करोगे तो 3/9 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये सारा चीज जो पढ़े, ये सारा चीजें किसके लिए था, कॉन्सेप्ट था पूरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए पढ़ रहे थे। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। इतने एग्जांपल्स काफी हैं डिस्क्रीट के लिए। अब बात करते हैं किसके लिए, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, पहले भी पता था, जो कि किसी इंटरवल के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो जब इंटरवल के बीच में लाई करेगा तो वो कंटिन्यूअस बन जाता है, ठीक है। वो यानी कि पॉइंट वाले भी वैल्यू हो सकती है, लाइक इसके एग्जांपल्स भी अभी बता दूंगा मैं। यानी कि इसकी डेफिनेशन में अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगा, इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि कोई भी वेरिएबल है, अ वेरिएबल विच टेक, एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू कैसे होती है, ऑल पॉसिबल, विच टेक ऑल पॉसिबल रियल वैल्यू, रियल मीन्स पॉइंट में भी हो जाता है, ठीक है। रियल वैल्यू, ऑल पॉसिबल रियल वैल्यू उस आउटकम, ठीक है, ठीक है। बिटवीन सर्टेन लिमिट, बिटवीन सर्टेन लिमिट। तो यहां पर क्या होगा, जैसे इसके एग्जांपल्स, मतलब एग्जांपल्स में हम क्या लिख सकते हैं इसके, देखो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो पॉइंट में भी वैल्यू देती है उसको हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो सकता है एग्जांपल, किसी व्यक्ति का हाइट हो सकता है। हाइट कैसे होते हैं भाई, वो पॉइंट में भी हो सकते हैं। वेट जैसी चीजें, ये सारी चीजें कंटिन्यूअस में आता है, ठीक है। ठीक है, क्या हाइट और वेट और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या पॉइंट में भी मेजर्स की जाती हैं। तो ये सारी चीज जो है वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस में आता है, काउंट होता है, ठीक है। जैसे किसी क्लास में कुछ बच्चे होंगे, ठीक है, मान लो 12th क्लास के बच्चे बैठे हैं, तो 12th क्लास के बच्चों का जो हाइट है वो किस फॉर्म में हो सकता है, या वेट होगा वो उनका, उन बच्चों का वेट, मैं बोलूं वेट ही रैंडम वेरिएबल है, तो वेट क्या क्या हो सकते हैं भाई, किसी का 45 हो सकता है, किसी का 45.2 हो सकता है ना, किसी का 45.1 हो सकते हैं, लाइक ऐसे ऐसे वेट, एक्चुअल जो वेट है वो चीज का बात करते हैं, ये पॉइंट में भी मेजर्स होते हैं, तो इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर है ये चीजें, बताओ। मार्क्स कैसे हो सकता है बताओ, मार्क्स जो है पॉइंट में आ सकते हैं क्या, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले ने मार्क्स किस टाइप से दिए हुए हैं, ठीक है। मान लो अगर ऐसा हो जाए मार्क्स कि भाई अगर गलत हुआ तो 0 देना है, सही हुआ तो 1 देना है, तो फिर वो पॉइंट में ही आएगा, तो पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है। लेंथ भी हो सकती है, ठीक है, हाँ लेंथ भी हो सकती है, लंबाई भी हो सकती है, कितना भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपके कैसे होते हैं, आपके पॉइंट में भी मेजर होते हैं, इस वजह से इसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होगे तो हो सकता है पहले कभी पढ़े होगे किसी इंटरवल के बारे में, जैसे x की वैल्यू कैसे हो सकती है, स्मॉल x का मान 0 से लेके 2 तक का, ये चीजें है ना। जब हम किसी इंटरवल की बात करते हैं तो पूरे पॉइंट मेजर्स की जाती है, तो वो सारी चीजें जो है आपके कैसे हो जाते हैं, आपके कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो जाता है।
और जब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है, देखो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था तो वहां पर मैंने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बताया था कि नहीं बताया था। यहाँ पर हम डेंसिटी फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो यहाँ पर जो फंक्शन निकलेगा वहां पर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वहां पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल रहे थे और यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं यहाँ पर इस चीज को, नेक्स्ट टॉपिक जो बनता है वो क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। ये चीजें ध्यान देना कि कभी भी कंटिन्यूअस वाले चीज के लिए हम लोग डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं और डिस्क्रीट के लिए मास फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हमने क्या नाम दिया था, वहां पर क्या बोले थे, इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए। तो उसको हमने वहां पर पी ऑफ एक्स से डिनोट किया था, याद करो, पी ऑफ एक्स से डिनोट किया था। यहाँ पर एफ एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर किससे डिनोट करते हैं, एफ एक्स से। तो इसकी डेफिनेशन में हम ये लिख सकते हैं कि लेट कैपिटल एक्स क्या, कोई लेट एक्स बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। अगर कोई कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है देन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, देन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन is probability density function is denoted by एफ एक्स। इसको किससे डिनोट करते हैं, एफ एक्स से डिनोट करते हैं। वहां पर याद करो क्या था, पी एक्स, हम लोग हर जगह पी एक्स लिख रहे थे। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एक्स। स्मॉल एफ एक्स भाई, कैपिटल एफ एक्स नहीं है, कैपिटल एफ एक्स से वो जो अलग था वो अलग चीज है, ठीक है। उसको कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर स्मॉल एफ एक्स लिखा हूँ, स्मॉल एफ एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है। और इसके लिए भी वहां पर भी मैंने दो दो रूल लिखा था, यहाँ भी दो रूल लिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो है दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो, एंड मस्ट सेटिस्फाई, मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन, इन कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। किस किन को कंडीशन को, पहला, जितने भी एफ एक्स हैं वो सारे एक तो जीरो या जीरो से बड़े होते थे, वहां भी पी एक्स का मान जीरो या जीरो से बड़ा हुआ करता था, क्लियर हुआ, ठीक है। वो भी रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स का मान लेस देन इन्फिनिटी तक का। दूसरा, सभी का सम बताया था वहां पर, सभी का सम वन होता है, यहाँ भी वन होता है, लेकिन ये तो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन को हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ भाई इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है भाई, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक का एफ एक्स। इसका भी आंसर कितना आएगा, बोलो भाई, एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका भी आंसर वन आता है। तो चाहे सम करो या फिर इंटीग्रेशन करो, ठीक है, वही होता है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स का सम कितना आएगा, वन आएगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी ई, और ई कोई मान लो ए और बी के बीच का इंटरवल है, तो प्रोबेबिलिटी ई निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए से लेके बी, एफ एक्स इंटू डी एक्स कर देना, बस ये चीजें ध्यान देना, ये अलग से लिखा दे रहा हूँ। ये एक्चुअल में है क्या, ये ई क्या एरिया को डिनोट करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे ये है, मान लो आपका, ध्यान से देखो भाई, ये आपका ग्राफ बना है और ये कोई कर्व है, ये कर्व है, और अगर मैं बोलूं इसमें यहां से लेके ये ए है, ये कहीं भी है, इसका एरिया बताना है यहाँ पर, क्योंकि हम कंटिन्यूस की बात करें तो ये जो ग्राफ है कंटिन्यूस बताता है, तो कंटिन्यूस बताता है, यहाँ से लाइन खींची जाती है, यहाँ से लाइन खींची जाती है और इसका एरिया निकाला जाता है। तो इसका एरिया ई, इसका एरिया कैसे होगा, ए से बी तक का इंटीग्रेशन कर दो, इस कर्व का इंटीग्रेशन कर दो, यही एरिया बताता है, यही। ये आप लोग हो सकता है M1 वगैरह में पढ़े होंगे। तो कभी भी अगर एरिया कैलकुलेट करनी है इंटीग्रेशन मेथड से, तो ए से बी लिखा जाता है
और ये जो फंक्शन है यहाँ तक एफ एक्स का, उसका इंटीग्रेशन कर देना, तो वो एरिया को डिनोट करता है। और यहाँ पर हम एरिया ही बताएंगे यहाँ पर हर चीज, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट नहीं निकलेगा यहाँ पर, हर चीज कैसा होगा, एरिया के फॉर्म में निकलेगा। लाइक क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूअस हो गया, तो यहाँ पर जो है कंटिन्यूअस, वहां पर कैसे थे, पॉइंट पॉइंट थे, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, यहाँ पर आपका पूरा ऐसे लाइन होगी, तो लाइन होगी तो ये कर्व बन गया, कर्व बन गया तो इसका एरिया कैलकुलेट होता है। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ तक आया समझ में? ये भी दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, सभी का इंटीग्रेशन करोगे, पूरा पूरा लिमिट जहां तक का है क्वेश्चन, वहां से वहां तक का लिमिट का इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या मिलेगा, वन आना चाहिए, और हमेशा ये भी जीरो या जीरो से बड़ी होती है। जस्ट बिहेव टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मास फंक्शन के जैसा ही, दोनों आपस में इक्वल होते हैं थोड़ा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का यूज इसीलिए किया जाता है कि जब हमको एरिया कैलकुलेट करनी पड़ती है तो वहां पर हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल्स बताया जाए। आओ एग्जाम्पल्स को देखें, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर वन, मान लो कोई एक्स क्या है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। इन अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, किसी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में अगर हम देखें, तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में जिसकी डेंसिटी हुज डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय, जिसकी डेंसिटी फंक्शन गिवन है, और डेंसिटी फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं बेटा, एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स से, और स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू है के इंटू एक्स माइनस दो है। कितना है, के इंटू के एक्स इंटू एक्स माइनस दो, के एक्स इंटू एक्स माइनस दो, ये चीजें गिवन है। तो आपको कैलकुलेट क्या करनी है, अभी क्लियर है?
इतनी गर्मी, एक्चुअल में गर्मी बहुत ज्यादा है ना, गर्मी की हीट की वजह से जो लैपटॉप ऑटोमेटिक बंद हो गया था, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, ये तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है थोड़ा सा। चलो आओ, क्या लिखा है, एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जिसकी डेंसिटी फंक्शन गिवन है, एफ एक्स इक्वल क्या लिखा हुआ है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो और रेंज क्या दे दे रहा हूं मैं यहाँ पर, एक्स का मान बोल रहा हूँ जो है -2 से लेके 2 तक का दे दिया। रेंज क्या ले दिया, चलो इसको -2 से 2 ना दे के 0 से दे देता हूँ, 0 से लेके 2 तक का दे दिया। क्लियर है, तो ये जो है, और आपसे पूछ रहा है कि ये के की वैल्यू कितनी होगी, फाइंड, याद करो इस टाइप का क्वेश्चन वहां भी दिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जब हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ा था तब मैंने एक के से रिलेटेड एक एग्जांपल दिया था, तो वहां पर के की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पर भी के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रेंज दे दिया हुआ है, सारा चीज दे दिया हुआ है। ये जो है प्रोबेबिलिटी कौन सा फंक्शन है उसका, इसको डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं, स्मॉल। क्या कोई बता सकता है क्या लॉजिक लगाना चाहिए, क्या दिमाग लगाना चाहिए, कैसे सॉल्व करें, कैसे हल करें, कुछ तो आइडिया बता सकते हो कोई, किसी के पास ऐसा कुछ आ रहा है थॉट तो बता सकते हो कि क्या करना चाहिए के की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। सोचो और दिमाग लगाओ और बताओ कि क्या करना चाहिए, कि अगर हमको के वहां पर हमको के की वैल्यू निकालने के लिए क्या किए थे, तो वहां पर रैंडम वेरिएबल आपको पॉइंट वाइज दिया रहता था, याद करो, वहां पर आपको ये रैंडम वेरिएबल ऐसा नहीं देता था, वहां पर डायरेक्ट पॉइंट पॉइंट दे देता था। वेरी गुड, इंटीग्रेशन करके। तो हमको यहाँ पर पता है कि चूंकि ये फंक्शन कैसा भैया, डेंसिटी है, डेंसिटी के लिए ये कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस हो गया मतलब आपका जो है रेंज, डायरेक्ट हमको पता है कि भैया रेंज का पूरा जितना भी रेंज दिया हुआ है शुरू से लेके अंत तक का, सभी तक का, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 ही आएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। और इसका जस्ट इंटीग्रेशन कर दो, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, लगा दो, देयरफॉर 0 से लेके 2 तक का एफ एक्स की वैल्यू कितनी, के, और एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2x मिल जाएगा इंटू डी एक्स, और आंसर तो 1 ही आने वाला है बेटा। यहां से क्या कर सकते हैं हम, के को बाहर करके, है ना, के को बाहर करके इंटीग्रेशन, के को बाहर कर दिया और इंटीग्रेशन कर दो। बोलो भाई, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स का क्यूब बाई 3 माइनस 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2x स्क्वायर बाई 2। अब आप लोग में से ऐसा कोई तो नहीं जिसको बोलोगे सर इंटीग्रेशन ही नहीं आ रहा है मेरे को, तो बोलो भाई, ऐसा कोई बंदा तो नहीं है जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो बात समझे, तो ये जो है कितनी मिल जाएगी, यहाँ से सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू यही रहेगी, यहाँ पर एक्स की जगह अपर लिमिट पहले डालते हैं। अपर लिमिट जब पुट करोगे तो कितना मिलेगा भाई, अपर लिमिट 2 पुट करोगे तो 2 2 8, 2 टाइम्स करोगे तो 8/3, माइनस यहाँ भी पुट करोगे 2 2 2 इंटू 2, 8/2 हो जाएगा। फिर जब लोअर लिमिट डालोगे 0 तो ये पूरा 0 हो जाने वाला, तो सिर्फ इतना ही मिचेगा, बराबर 1। अब कई बच्चे हड़बड़ी में इसको ऐसे ऐसे काट देते हैं, बोल देते हैं सर के की वैल्यू 0 आ गई। ऐसे काटना का नहीं रे बाबा, आंसर देखो, ये 2 है, ये 3 है, अलग अलग चीजें हैं। तो कितना आने वाला है, ये से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 तिया 12 ऐसे भी काट सकते हो, है ना, 2 से काट दो, 2 चौक 8, तो 8/3 -4 ऐसा इक्वल 1। क्लियर है कि ये कितना का, 4 तिया 12 में से 8 गया, 4/3, माइनस का 3/4 आया। क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पर एक चीजें, ओके, यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान दो, अभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, अभी सुन लो। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर 2 - x है, ठीक है, 2 - x है। क्वेश्चन भी ऐसे ही देगा ना भाई, 2 - x ही देगा सामने वाला, कुछ भी नहीं दे देगा। ये चीजें हैं, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भाई कितना आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 2x हो जाएगा, ये चीजें थोड़ा ध्यान दो, 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतने से भी फर्क पड़ जाता है, अगर देखो आप ऐसे लगाओगे तो आंसर माइनस में आएगा, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में, और जो कि माइनस में निगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती है ना, इस वजह से मैं समझ गया यहाँ पर मिस्टेक था। तो ये जो है एक्चुअल में कितना हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स का क्यूब बाई 3 होगा।
ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 कैंसिल हो गया, x की जगह डालोगे तो 4 माइनस यहाँ से 8/3, तो 4×3 = 12 में से 8 गया, ये चेंज हो जाएगा, 4×3 = 12 में से 8 गया, 4/3 आ जाएगा, इक्वल में 1। तो k की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, 3/4, तो k की वैल्यू 3/4 हो गई, k की वैल्यू 3/4। क्लियर है? ठीक है, निगेटिव नहीं हो सकता ना, एक भी निगेटिव हो गया तो हो सकता है किसी की प्रोबेबिलिटी जो है निगेटिव हो सकती है, और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए जो देखो इस प्रोबेबिलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर एफ एक्स का मान क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, तो आंसर इसका मतलब अगर एक ठोक भी के का मान माइनस हो जाता तो किसी न किसी की प्रोबेबिलिटी फिर चांसेस है माइनस में होने की। ठीक है, चलिए तो समझ गए। अब इंटीग्रेशन जिसको नहीं आता है वो थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं कि x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, ये चीजें जिनको समझ में नहीं आता, x की पावर n का मतलब होता है इसका इंटीग्रेशन x की घात में 1 जुड़ जाता है और उसी चीज को भी नीचे भी लिख दी जाती है। ठीक है, लाइक x की घात में 3 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो x की घात में 4, एक जोड़ोगे नीचे भी 4 लिख देना बस। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, बाकी चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हो अलग से। चलो इसी में मैं क्वेश्चन को चेंज कर दिया, अगर मैं क्वेश्चन को और बदल दूं, अगर मैं बोलूं सेकंड क्वेश्चन इसी में ये भी दे देता हूं, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, x <1, तो कैसे करोगे? बोलो भाई, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x का मान <1 से, तो कैसे करना चाहिए, 1 से छोटे तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सारी चीजें कैसे करनी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x <1 का मतलब भी वही है, 0 से लेके, हमारा लिमिट कहाँ से है, 0 से स्टार्ट हुआ है ना, इस क्वेश्चन का मतलब 0 से लेके 2 तक है, मैंने सिर्फ 1 तक की बात कर रहा हूँ, तो 1 तक के लिए आपको क्या करना है, 0 से लेके 1 तक एफ एक्स इंटू डी एक्स कर देना है, कुछ भी चीज निकालना है यहाँ पर इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा। इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है जो ग्राफ बना होगा आपका, ग्राफ ऐसा ऐसा बना होगा, यहाँ पर कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 0 है, यहाँ कहीं 2 है, तो 0 से लेके 2 तक का हमने जो है सिर्फ के की वैल्यू कुछ कांस्टेंट निकाली है। ठीक है, सबका सम करूंगा, ये एरिया कितना आएगा, 1 आएगा, एरिया तो 1 आएगा। उसके बाद बोल रहा है एक्स का मान 0 से लेके 1 है, यानी कि सिर्फ आपको इतना कैलकुलेट करना है, इतने का एरिया कितना होगा, तो इतना एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, 0 से 1 तक इंटीग्रेशन करोगे, तो 0 से लेके जैसे ही 1 तक का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका क्या है, 0 से लेके 1 लिखोगे, यहाँ पर के एक्स इंटू 2 - x लिखोगे। अब हमको k की वैल्यू भी मालूम है कितनी है, 3/4 है कि 4/3, आओ देख लेते हैं। k की वैल्यू हमने निकाला है 3/4 है, तो यहाँ रख दोगे, k की वैल्यू रखोगे 3/4, बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2x - x² हो जाएगा। जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर 3/4 अपने जगह रहेगा, 2x का x² 2 हो जाएगा, -x² का x³ 3 हो जाएगा, लिमिट डालोगे 0 to 1, जैसे ही 1 डालोगे, दो दो तो कट गए यार, 3/4 यहीं रहेगा, यहाँ पर 1 डालोगे तो 1, माइनस यहाँ पर डालोगे तो 1/3, 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, 3 एकम 3 में से गया 2/3 हो जाता है, तो 3/4 इंटू 2/3 हो जाएगा, 3 3 कट गया, 2 से 2 दूनी 4 हो गया, आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया, आंसर कितना आ गया भाई, 1/2 आ गया। क्या सबको समझ में आया कि नहीं, यस या नो, जल्दी बताओ। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? एक और क्वेश्चन दूं इसी में, क्या ट्राई कर पाओगे? थोड़ा क्वेश्चन कठिन दूंगा, जाहिर सी बात है, सरल सरल तो क्वेश्चन नहीं दूंगा। तीसरा क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए x <1/3, डिवाइड, रिस्ट्रिक्शन है x का मान <= 1/3 से 2/3, कोई बता सकता है क्या करना है? 1/3 <x < 2/3, बोलो भाई, क्या किया जा सकता है?
अलग अलग निकालना पड़ेगा, अलग अलग तो निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है ये क्या कहना चाह रहा है? देखो एक्चुअल में अब थोड़ा दिखा दूंगा तो शायद समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में ये है, अगर आप इसको ए मानते इसको बी मानते हो तो ये बोल रहा है आपसे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये। देखो कहां से कहां लगा दे रहा हूं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आ गए। अब ए अपॉन बी का कैसे कैलकुलेट करोगे? ये ए अपॉन बी है, आपको मैं सिखाया हूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कोई बता सकता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलो भाई। डबल इंटीग्रेशन, चलो इतना हिंट दे दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी का मतलब यहाँ पर ये होता है बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी। सिखाया था इसका सब फॉर्मूला तो। अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही तो होता है। ए अपॉन बी का मतलब यही तो होता है। अगर आपको अच्छे से दिख रहा है, वैसे तो इसको हल करने के दो तीन मेथड है, लेकिन अगर आप इतनी सी चीजें देख गए कि ए अपॉन बी का मतलब ये है, तो ए क्या है? अगर मैं बोलूँ ए का मतलब यहाँ पर एक्स का मान 3 से बड़ा है, बी का मतलब होता है 1/3 और 2/3 के बीच का नंबर होता है। तो चाहो तो इसको अलग से निकाल लो, इसको अलग से निकाल के यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा मेथड ये है, ये पूछ रहा है आपसे, देखो 1/3 कहाँ है? यहाँ कहीं 1/3 है, ठीक है। 1/3 से बड़ा, मान लो 1/3 है, यहाँ जो भी नंबर होगा 1/3 से बड़ा मतलब ये पूरा। कहाँ तक गया पता नहीं, अगर लिमिट 0 से 2 है तो 0 से लेके 2 के बीच का मतलब ये, तो मतलब ये पूरा 2 तक का है। 1/3 से बड़ा लेके 2 तक का। अच्छा 1/3 और 2/3 के बीच का मतलब क्या होता है कि 1/3 से लेके ये पूरा हो गया एक, तो ये ए है। बी कौन होगा? 1/3, इधर कहीं होगा 2/3 होगा। तो ए और ये इसके बीच का नंबर होता है कि नहीं होता है? बीच का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर मैं आपसे बोलूं भाई पी ए इंटरसेक्शन बी कौन आएगा? ये ए है और इतना बी है, दोनों में कॉमन कितना आएगा? अच्छे से देखो, ये दोनों में कॉमन, ये पूरा ए है, ये पूरा इतना बी है, दिख रहा है ना? बी का मान ये पूरा ए है, इतना सिर्फ बी है। तो अगर मैं बोलूं इन दोनों में कॉमन कौन होगा, तो आपको नहीं दिख रहा है। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो सिर्फ बी ही मिलने वाला है। अच्छे से देखो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी है। नहीं आ रहा है क्या? तो बोलो, ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो सिर्फ बी ही तो दिख रहा है। 1/3 से बड़ा मतलब पूरा, और 1/3 से बड़ा 2/3 से छोटा मतलब ये, दोनों में इंटरसेक्शन करोगे तो यही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस नो, जल्दी बताओ। तो क्या लगता है इसकी प्रोबेबिलिटी, जब ये दोनों सेट बराबर है मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी या फिर इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल ही हो गई। मतलब जो इसका आंसर आएगा, जो इसका आंसर आएगा, इसका मतलब बेटा कट के बना जाएगा इसका आंसर। 2 लाइन में बना दिए इसका आंसर विदाउट एनी इंटीग्रेशन। बाकी आप चाहो तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसका निकालोगे फिर इसका निकालोगे, बी का निकालोगे, मतलब बी का मतलब समझ रहे हो, 1/3 से लेके 2/3 तक का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दूसरा, ये जब इंटरसेक्शन का जब निकालोगे तो इसका मतलब भी यही है, दोनों सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा, मतलब 1 आ जाएगा। कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताओ। ऐसे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? अदरवाइज ऐसे निकालना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी पहले किसकी निकालनी पड़ेगी? 1/3 से बड़ा, एक्स से 2/3 से छोटा। इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन करोगे 1/3 से लेके 2/3 तक का के इंटू टू, के एक्स इंटू 2 - एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे करना पड़ेगा। नहीं, एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो ये ए डिवाइड बी है, तो ये बीच में क्या डिवाइड, अगर यहाँ इंटू कुछ होता ना तो अलग अलग निकालते हैं, प्लस होता तो अलग निकालते हैं। यहाँ डिवाइड है, डिवाइड का मतलब ऐसा होता है। यहाँ पर ए डिवाइड बी का मतलब होता है ए का नहीं निकालना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में बी निकालनी है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है,
प्रिंस कुमार आप ही को समझा रहा हूँ। यहाँ पर ये डिवाइड का रिलेशन का मतलब क्या होता है, ए डिवाइड बी में ए का प्रोबेबिलिटी निकालने का कोई फायदा ही नहीं है। 1/3 जीरो से लेके यहाँ तक निकालने का कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं निकाल रहा हूँ। यूनियन यूनियन नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है ए डिवाइड बी। ए डिवाइड बी का मतलब इंटरसेक्शन और डिवाइड बाई बी करना है, इसलिए आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। यहां से अगर हम देखें तो क्या होगा, के को बाहर करोगे, कौन है ऊपर ही भेज दो ना, ऊपर ही मैं देख ले। फीस कितना था पहले हम लोग दिए थे तो 9 है ना, उसको जो है करीबन सीबीएसई होगा, सीबीएसई होगा, सीबीएसई तो उसको बोल दो सीधा मैथ्स का सीधा 5,000। आओ, हाँ तो सिर्फ ऑल सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है 9 का, और भेज दो। ऑल सब्जेक्ट नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के बाहर हो जाएगा भाई, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1/3 इंटू 2/3, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, यस या नो जल्दी बोलो, कितना होने वाला है, के इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर होगा, होगा। फिर यहां पर क्या कर सकते हैं, इसका नॉर्मली इंटीग्रेशन करो और मेरे को आंसर बताओ कितना आएगा, कर सकते हो। मैं इंटीग्रेशन करके बता दे रहा हूँ कितना होता है, उसके बाद आप लोग को सोल्व करके बताना है, ठीक है। मैं बस इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखोगे माइनस एक्स का क्यूब बाई 3, ये इंटीग्रेशन कर दें और लिमिट आपका काम है पुट करना, लिमिट पुट करो एंड वैल्यू बताओ जल्दी, कम ऑन। तब तक आप लोग मुझे वैल्यू बताओ कितनी आएगी।
कितना आया भैया 1/, ओके 5/20, सब अलग अलग नंबर ले लो। मेरा नंबर दे दो उनको, कार्ड दे दो मेरा निकाल के, कल 4-5 बजे से नंबर दे दो, उसमें से कार्ड निकाल के मैं और आप दोनों लेंगे। कितना आया भाई? अच्छा अलग अलग नंबर अभी भी बता रहे हो आप लोग, चलो मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। इसका कितना आया आप लोगों का? जिनका 5/, वैसे 27 आया है उनका जो है करेक्ट होगा। कितना आया है? 5/27 किसी का आया है क्या? ओके, 1 2 3 लोग का, कुछ लोग का आया है। आओ ट्राई करते हैं, देखते हैं। के की वैल्यू शायद अपने को पता है क्या? के की वैल्यू कितनी है भाई? के की वैल्यू कितनी है? 3/4 है ना? के की वैल्यू जो है, यहाँ पर हमने निकाला के की वैल्यू, के की वैल्यू किधर गई? ये है के की वैल्यू 3/4 है, ठीक है। तो आओ 3/4 देखेंगे तो कितना आएगा भाई? 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर के जगह डालोगे वैल्यू तो 2 2 4, 4/9 हो जाएगा। क्लियर है भाई? 2/3 का स्क्वायर करोगे तो यही आने वाला है। क्लियर है? ठीक है, माइनस कर दो। यहाँ पर डालोगे 1/3 तो बाहर है, कांस्टेंट है। और x का क्यूब करना है तो इसका क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 2 2 4 8, 8/3 3 टाइम्स करेंगे 27 आ जाएगा, ये आएगा। ये अपर लिमिट हो गया भाई, ये अपर लिमिट हुआ, अभी लोअर लिमिट बचा ही है। जब लोअर लिमिट पुट करोगे 3, लोअर लिमिट डालते हैं तो याद करो बच्चों माइनस लगाते हैं। जब आप माइनस लगाओगे तो कितना आएगा? -1/9 हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। और 1/3 ये अपने जगह रहेगा, इनटू में एक्स का क्यूब, 1/3 का क्यूब करोगे तो 1/27 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आया? 3/4 अपने जगह है, 3/4 अपने जगह है। यहाँ से 4/9 माइनस, कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो 8/27 अपने जगह रहेगा। 27 इंटू 8 करोगे तो 81 आ जाएगा। -1/9 प्लस 1/81। क्लियर है? यहाँ तक की क्लियर है बच्चों? चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। 3/4 अपने जगह है। यहाँ से 9 वाला देखो, 4 में से गया 3/9, 3/9 मतलब 1/3 हो गया। ठीक है, -8 में से एक गया -7/81। यहाँ से 3/4 अपने जगह रहेगा। एलसीएम लोगे तो 3 इंटू 81 का 3 इंटू 81 आएगा। यहाँ से 27 ऊपर चला जाएगा, -7। ये 3/4 अपने जगह रहेगा। 27 -7 करोगे 20 हो गया। 20/3 इंटू 81। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 5 6 20 हो गया। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया? 5/81 किसका आया था? किसी का आया था क्या? 5/27। अच्छा, 4 से 4 5 6 20। और कुछ कट रहा है क्या? कहाँ मिस्टेक हो गया? एलसीएम, ओहो सॉरी सॉरी, एलसीएम 81 ही आएगा ना। 3 और ये तो टेबल में आता है। ठीक ठीक ठीक, ओके। 381 ही आएगा, ये तो रहेगा ही नहीं। तो जब रहेगा ही नहीं तो आंसर कहाँ से ये जो है, इनसे कटेगा 27 टाइम कटेगा, बाकी सारी चीजें सेम है। तो 5/27 आएगा, है ना? क्लियर है? सबको आया समझ में भाई कि नहीं आया? तो ये किसकी वैल्यू निकाले हो आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 1/3 <x <2/3। और इसी की प्रोबेबिलिटी कौन किसके बराबर होगा? 1 x < 1/3। 1/3 से बड़ा का मतलब, और ये दोनों का इंटरसेक्शन करोगे, दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो दोनों का यही आने वाला है। इस वजह से वो दोनों का इंटरसेक्शन जब करोगे तो ये जो है यही आने वाला है ना? ये किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 <x <2/3 के बराबर जाएगा। तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया और ये बी हो गया। दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो बोलो। यहाँ जब हम पुट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकल चुकी, बी की प्रोबेबिलिटी निकल गई। ये बी था, उसका प्रोबेबिलिटी और उसका प्रोबेबिलिटी, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का आंसर कितना आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही बनेगा, है ना?
तो प्रोबेबिलिटी ये और ये दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो यही आने वाला है, और ये डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। क्या आ गया सबको समझ में? यस या नो जल्दी बताओ, फिर नेक्स्ट क्लास देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है? बोलो भाई, किसी को दिक्कत कहीं पर? आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हैंडल करने हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पर और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पर, है ना? ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को एक एक आप लोग के कौन से एक सब्जेक्ट है उस पर भी ये सारी चीजें रहती है, वहां पर भी। ओके ठीक है, बिल्कुल ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। अभी ये बचा है ना, अभी ये खत्म थोड़ी हुआ, अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, करीबन 8-10 क्लास इसमें जाएगी, क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे, अभी डिस्ट्रीब्यूशन अभी बचा हुआ है पूरा, है ना? तो इसमें टाइम लगेगा अभी। चलिए ठीक है, फिर बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलिए, वेरी गुड, एंड जय श्री राम। गुड नाइट। थैंक यू।